चलो, तो सीएनएस और पीएनएस में जो सीएनएस होता है वो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मानते जैसे आप लोगों का कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे ही आपको सीएनएस को मानना है। ठीक है, जिसमें आपका दो पार्ट है, एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ब्रेन जो रहता है मेन, अगर मैं बात करूं कि आपकी मेमोरी है, थिंकिंग एरिया है, ठीक है, जो भी आप कंट्रोल करते हो वो मेन ब्रेन से करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड उसमें क्या रोल प्ले करता है? स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है वो सीएनएस का पार्ट। ठीक है, लेकिन मेन कंट्रोल पार्ट इज ब्रेन। ठीक है, तो अब अगर अगर मैं बात करूं कि मैं अपने पैर को कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है, अपने पैर को ऐसे मैं उठा रहा हूं, है ना, तो भाई ब्रेन से जो नर्व्स है, भाई सीधी सी बात है, आपके घर में जो कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है, आपके घर में जो कंट्रोल बोर्ड होता है उसमें क्या आता है, एक मीटर वाला एरिया रहता है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक है, मीटर का एक स्विच होता है ना, और ये मीटर वाले एरिया से ही पूरे घर की लाइटें जो है वो कंट्रोल होती हैं। ठीक है, इतना मालूम है आप लोगों को। तो लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इस मीटर जो है आप लोगों का, जो बिजली का जो मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है, वहां पर सारे स्विच होते हैं, एमसीबी वगैरह होता है, मालूम है आपको। क्या एक ही जगह से, क्या आप घर के हर एक कमरे का फैन या ट्यूबलाइट या फिर बल्ब है या फिर फ्रिज या फिर एसी, सब इसी स्विच से जाता है क्या? नो सर। नहीं जाता है। तो क्या होता है फिर? यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वायर जो रहता है वो अलग अलग रूम में एक सप्लाई होती है, फिर उस रूम में एक बोर्ड लगा रहता है ना, यहाँ से एक बोर्ड लगा रहेगा, अलग अलग रूम में एक बोर्ड लगा रहेगा, वहां पर स्विच रहेगा और वहां से सारी चीजें कंट्रोल होंगी। तो भाई वैसे ही ब्रेन जो रहता है, अब डायरेक्टली वो पैर तक के न्यूरॉन्स को नहीं, नर्व्स को नहीं भेज सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, एक सप्लाई सेंटर को क्रिएट करते हैं अपन, एक सप्लाई सेंटर, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा पैर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एक नर्व निकला, ठीक है, तो ये मान के चलो आपके लेग्स में जाएगा, है ना, तो यहां से सारा चीज कंट्रोल होगा और फिर वो ऐसे पैर तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जाएगा कैसे? क्या आप स्विच को दबाओगे तो ट्यूबलाइट जल जाएगा अगर बीच में वायर कटा हुआ होगा? हो जाएगा क्या, जल जाएगा, नहीं जलेगा? नो सर। है ना? नो सर। नो सर। तो भाई यहां से एक, मतलब मेन स्विच से एक गया आपका एक बोर्ड में, जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है ना, घर हर एक कमरे में एक एक बोर्ड होता है, आपको मालूम है। फिर यहां से क्या होगा भाई, वायर के थ्रू, एक वायर के थ्रू जो है वो आपका ट्यूबलाइट फैन, यहाँ पर ये वायर के थ्रू जा रहा है, बल्ब में सारा सप्लाई जा रहा है, तो यहाँ पर आप स्विच को बंद चालू करोगे तो सारा चीज हो। वैसे ही क्या होता है, एक वायर मान के चलो, दैट इज नर्व। नर्व एक वायर के जैसा है, जो कि इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बाहर निकलेगा और फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करेगा, वहां से सिग्नल लेगा या सिग्नल देगा। तो वैसे ही उसी जो वायर का सिस्टम होता है उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहा बात? वायर को हम क्या यस बोलते हैं, सर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है, इसमें अगर आप कभी आजकल जो बल्ब आ रहा है, आजकल जो बल्ब आता है, मालूम है आपको, सेंसर्स वाले बल्ब होते हैं, अगर आप रूम से बाहर निकलोगे, अगर वो डिटेक्ट कर लिया कि कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? लाइट बंद हो जाएगा। या फिर कई ऐसे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जो फुट बल्ब्स होते हैं, जो मतलब दीवार के नीचे नीचे, मतलब फ्लोर के पास में रहते हैं। आजकल सब नया टेक्नोलॉजी है, मे भी आप जानते हो, आप लोग ज्यादा एडवांस हो। तो पैर का जो मतलब जो फ्लोर होता है, फ्लोर से चिपका हुआ जो दीवार है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, फ्लोर से जस्ट मतलब पैर के पास वाला जो दीवार का हिस्सा होता है, वहां पर ऐसे बल्ब लगा हुआ होता है। जब आप चलते हो तो उसके सेंसर्स ऐसे फैले हुए रहते हैं, मतलब रेडिएशन जो वेव्स होता है वो ऐसा छोड़ता है। ठीक है, ऐसा। आप देखो, छोटा सा एग्जांपल बता दें, जैसे ये बल्ब है, क्या होगा, जनरली ये बंद रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई, जैसे यहाँ पर जाना है इस इंसान को, तो जैसे ही ये अपने पास इसको डिटेक्ट करेगा, फट से ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इसने क्या किया, इसके पास क्या है, सेंसर्स है, ये सेंसर्स ने इसके सिग्नल को लिया, देन फिर क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। जैसे ही ये आगे बढ़ जाएगा, इसके
सेंसर वाले एरिया से आगे बढ़ जाएगा, बल्ब ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है, तो उस रास्ते पे बल्ब जलाने का क्या मतलब, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। मालूम है किसी को? यस सर। ठीक है, नहीं मालूम होगा तो भी यस सर यस सर बोले। आजकल ऐसे सेंसर्स वाले बल्ब आते हैं बेटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या इस बल्ब को ये जला रहा है क्या? नो सर। नहीं जला रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली आपके मेरे घर में कौन सा बल्ब होता है? मतलब आप कमरे के अंदर आते हो तो ऑटोमेटिक नहीं जलता, आप क्या करते हो, बोलो? बटन ऑन करते हैं। बटन दबा के आप लोग मैनुअली, बटन दबा के मैनुअली अपने इच्छा अनुसार, हो सकता है आपको रोशनी की जरूरत ही नहीं है, आपका आंख बहुत तेज है, बल्ब नहीं जलाओगे, ऐसे ही अंदर आके सो जाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है ना? तो ये जो मैनुअली होता है ये आपके कंट्रोल में है, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक, ये बल्ब ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? और जो यस सर। नॉर्मल आपके घर में जो बल्ब होता है वो आपके इच्छा अनुसार होता है, वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में होता है। तो वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है बेटा, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा सोमैटिक बोलो, नर्वस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सिस्टम। समझ आ रहा? अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब मुझे बताओ कि भाई जो सेंसर्स यहाँ पर आए, सेंसर्स जो यहाँ पर हैं, वो क्या करेगा, पास में अगर कोई आता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करके क्या करेगा, डायरेक्ट बल्ब को जलाएगा क्या? नहीं, ये डायरेक्ट बल्ब को ग्लो नहीं करेगा। ये सेंसर्स जो होते हैं ये पहले जाएंगे और एक जगह पे, मतलब जो भी बल्ब का जो भी सीपीयू होगा उसको सेंस भेजेगा कि भैया कोई आ रहा है, मतलब उसमें सिस्टम रहता है। फिर वो सिस्टम क्या करेगा, बल्ब को ग्लो कराएगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही सेंसर ने देखा कि भैया ये चला गया है, फिर से एक सिग्नल जाएगा। तो भाई एक सेंसर क्या है, बंद करने के लिए है, और एक सेंसर जो रहता है वो चालू करने के लिए है। समझ आ रहा है बात? दो सिस्टम लगे हुए हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, अकॉर्डिंग टू नीड? वैसे ही ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब अगर जरूरत होगी तो ये बंद, ये चालू करेगा कोई चीज को तो ये बंद कर देगा, अगर ये चालू करेगा तो ये बंद कर देगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, बताओ फिर अब इसमें क्या होगा? अभी बल्ब का एग्जांपल बताएं हम, ये कौन सा टाइप का होगा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम? मैंने आपको मैनुअल। बल्ब का दो एग्जांपल दिया, एक ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है जैसा सिग्नल मिलेगा, और दूसरा वॉलेंट्री आपके इच्छा अनुसार। तो अगर आप चाहोगे तो ही भाई कोई चीज ऑन ऑफ होगा ना, बल्ब चालू होगा या बंद होगा, आप बटन चालू करोगे तो चालू होगा, बंद करोगे तो बंद कर होगा। वैसे ही हमारी बॉडी में जो भी हमारी इच्छा अनुसार होता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आंखों को ब्लिंक कर रहा हूँ, मैं हाथ को उठा पा रहा हूँ, ठीक है, और टंग का मूवमेंट कर पा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, ये सब मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है। तो वो कौन सा टाइप का नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, वॉलेंट्री। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एक्चुअल में ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो, लेकिन ये ब्रेन से जो इच्छा अनुसार, जैसे ये हाथ के लिए जा रहा है, ये आर्म्स में जा रहा है, फॉर एग्जांपल आर्म्स में जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे हाथ उठा रहा हूं तो मसल्स के थ्रू ही मैं हाथ उठा पाऊंगा। तो अब कौन सा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल तो ये भी है, ये भी है, ये पेरिफेरल में आएगा ना बेटा, जो भी सेंट्रल से जुड़ा हुआ नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। तो ये जो है मेरे हाथों के मसल को सप्लाई कर रहा है, हाथ उठाने में मदद कर रहा है, ये कौन सा सिस्टम में आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आएगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो ये किसको सप्लाई करेगा? ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में कौन सा नर्व्स आएगा? वो सारे नर्व्स आएंगे जो सीएनएस से निकलेंगे और सीधा स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे। जैसे मुझे आंखों के पलकों को ऐसा झपकाना है, ठीक है, तो ब्रेन से एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम निकलेगा और ये मेरे आईलिड को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, और मैं आईलिड क्लोज करूंगा, या फिर मैं ऐसा मुंह खोलूंगा, ऐसा। समझ आ रहा है? तो ये मेरे माउथ को सप्लाई करेगा, मैं मुंह खोल रहा हूँ, वॉलेंट्री हो रहा है ना, मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। तो ये क्या हो गया? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। लेकिन जब आप पानी पीते हो
तो फिर आपका जो इसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है। इसोफेगस का जो जैसे पानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, तो खाना जैसे ही गटकते हो तो इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल का, Yes. इनवॉलेंट्री मसल का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक जाएगा ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप खाना गटक लिए, अब ऑटोमेटिक स्टमक तक के फूड चला जाएगा। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा भैया? ब्रेन, या तो स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ नर्व्स। ठीक है, ऐसे ही नर्व्स, लेकिन वो नर्व ऑटोमेटिक चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जो ऑटोमेटिक होता है। समझ आ रहा बात? तो वो किस में आएगा? Yes. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा। समझ आ रहा है बात? समझ Yes, पा यस रहे हो sir. आप लोग? ठीक है। अब जैसे Yes, sir. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कोई बढ़ाएगा तो कोई कम भी करेगा, तो ये एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, ये बढ़ाएगा तो ये कम करेगा। तो भाई चीजें तो बैलेंस्ड होनी चाहिए ना बॉडी में। तो हमारे जो कंट्रोल में नहीं है, जो भी इंटरनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज हो रही हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिक होता है। तो जो भी ऑटोमेटिक होगा वो भी ब्रेन से ही कंट्रोल होगा। लेकिन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कोई ना कोई तो नर्व निकलेगा ना। दे आर पेरिफेरल, सेंट्रल से जुड़ा हुआ नर्व को हम पेरिफेरल बोलेंगे। तो वो पेरिफेरल नर्व अगर ऑटोमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करेगा तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अगर ये नर्व्स हमारे इच्छा अनुसार बॉडी की किसी पार्ट को कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे नर्व्स जो होते हैं जुड़े हुए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो दे आर नोन एज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दे आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ आ रहा बात? अब यस सर, Yes, sir. क्लियर हुआ भी आप लोगों को? यस सर क्लियर। हम्म, सर ये न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों सेम ही है ना? हाँ, न्यूरल सिस्टम एक्चुअल में जो नर्व्स का सिस्टम होता है ना, नर्व्स के सिस्टम होते हैं, उसी को न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। कहीं कहीं पर हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते थे, एक्चुअल में वो न्यूरल सिस्टम है। मतलब नर्व का, नर्व समझते हो ना, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का एक सिस्टम, बंडल। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे जो गर्ल्स लोग हैं चोटी करते हैं, तो भाई भाई सीधी सी बात है कि गर्ल्स ही क्यों भाई, बॉयज लोग भी चोटी बनाते हैं कई लोग, है ना। जैसे ये कोई भी एक ह्यूमन है, ठीक है, तो जैसे हेयर्स यहाँ से निकल रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसे ये हेयर्स है, ठीक है, ये हेयर्स है, ये इन सब का ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन इन सबको मैं एक साथ समेट सकता हूँ ऐसा। तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ हेयर्स। समझ आ रहा बात? ये ग्रुप ऑफ हेयर्स हो गया। तो वैसे ही जो एक्सॉन का, बहुत सारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उनका बंडल, उसी को हम नर्व फाइबर बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं। यस सर। चलो, तो हटा रहा हूं मैं इसको, हटा दो ना, क्लियर है? यस सर क्लियर। बेटा 11th में आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. अधिकतर लोग ये सोचते यस हैं सर। कि 11th में बस होम एग्जाम है, हम ऐसे ही निपटा लेते हैं, है ना। ऐसे निपटाएंगे तो पूरा निपट ही जाएगा, स्कूल के हिसाब से पढ़ेंगे हो जाएगा। बट अब ऐसा जमाना नहीं। 12th वाले लोगों का जो अभी क्वेश्चन पेपर आया था टर्म 1 का, पूरा मतलब नीट के लेवल का था, मान के चलो। तो आप लोग वैसा अगर तैयारी नहीं रखेंगे तो फिर अगले साल भी दिक्कत होगा आप लोगों को। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो अब जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन ये देखते हैं।
चलिए, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब मैंने जैसे बताया आप लोगों को व्हाट इज इम्पल्स, क्या होता है इम्पल्स, क्या होता है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें हम, क्या होता है बेटा आयुष पाठक, इम्पल्स का मतलब क्या होता है? आयुष श्रीवास, इम्पल्स मतलब मैंने क्या बताया बेटा? भूमि, तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, व्हाट इज सर इम्पल्स? सिग्नल। सिग्नल। सिग्नल, एक छोटा सा अगर हम बात करें तो सिग्नल, ठीक है। तो अब बात ये है बेटा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बल्ब का एग्जांपल या ट्यूबलाइट का एग्जांपल, तो जो बल्ब या ट्यूबलाइट होता है वो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो ऐसा क्या होता है कि लाइट जल जाता है। हाँ, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ये ऑन है ये ऑफ है, ठीक है, ये आपका ट्यूबलाइट है ना, ये ट्यूबलाइट है। तो जैसे ही आप ऑन का बटन दबाते हो तो ये ट्यूबलाइट जो रहता है ये जल जाता है। ऐसा क्या होता है, जल्दी बताओ, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ है? इस स्विच से एक वायर के थ्रू, इस स्विच से इस वायर के थ्रू क्या जा रहा है बेटा, क्या जा रहा है? सिग्नल। एक सिग्नल जा रहा है। ये सिग्नल जो है वो कौन सा फॉर्म में है, ये सिग्नल किस फॉर्म में है? अरे भाई, ये सिग्नल किस फॉर्म में जा इलेक्ट्रिकल रहा है? सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। ये क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बेटा। कौन सा फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्या होता है बताओ मुझे? करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। इतना मालूम होगा ना? करंट लगा है किसी को? यस सर। यस सर। अरे कभी तो ऐसा अजीब सा लगा होगा, झंझनाहट सा, ठीक है, यस लगा है? सर। तो यस ये क्या हो रहा है? यस ये सर। करंट का फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो हो रहा है। अगर आपको करंट लग रहा है या इंसान को करंट लगता है, इसका ये मतलब है कि करंट हमारे में फ्लो हो रहा है, इसीलिए हमको करंट लग रहा है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? करंट हमारे में फ्लो हो रहा है, मतलब जो भी करंट का वायर जैसे हम छूते हैं, गलती से अगर छू लिए तो एक करंट होता है ना, मतलब झटका लगता है। तो वो झटका तभी लग रहा है जब हमारे में करंट हमारी बॉडी से पास हो रहा है। किसी की बॉडी से अगर करंट पास हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी करंट को कंडक्ट कर सकती है। बोलो, समझ आया बात? यस सर। फिजिक्स में यस पढ़ते सर। हैं, यस सर। 10th 11th में आप लोग पढ़े होंगे। लकड़ी से करंट पास नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी नॉन कंडक्टिंग। यस सर। यस सर। मेटल मेटल से करंट पास होता है क्योंकि उसकी बॉडी कंडक्टिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है मेटल से। समझ आ रहा है? वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दुनियादारी का कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि भैया बटन जैसे ही दबाया तो एक सिग्नल गया। वो सिग्नल किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे डिपेंड करता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? मालूम है ना आप लोगों को? है ना? यस सर। करंट यस से सर। ही, मतलब करंट क्या है भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? चलो, यस सर। अब वो एसी डीसी बैटरी का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो वही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं कोई चीज सोच रहा हूँ और मेरा ब्रेन से एक सिग्नल मेरे हाथों के मसल में आ रहा है और मैं हाथ को उठा रहा हूँ, इसका मतलब है कि भैया जरूर यहाँ से ब्रेन से कोई ना कोई सिग्नल यहाँ पर जा रहा होगा, ठीक है, तभी कोई यस सर। फंक्शन हो रहा है। तो वो सिग्नल किस टाइप का? समझ आ रहा बात? और वो सिग्नल किससे जाएगा? तो जैसे हम स्विच को दबाते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो वायर होता है, मे बी कॉपर वायर का हो सकता है या कोई भी मेटल वायर का हो सकता है, तो वो जो वायर है उसमें करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बल्ब तक के जाएगा या ट्यूबलाइट तक के जाएगा। तो हमारे बॉडी में भी यहाँ से सिग्नल हाथों के मसल्स तक किसी ना किसी वायर के थ्रू जाएगा। तो अभी हमने बताया वो जो वायर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोमेटिक भी हो सकता है और वॉलेंट्री भी हो सकता है। तो ये जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नर्व्स। और नर्व्स किससे बनते हैं? नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। 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 सिंपली वैसे तो एक्सॉन होता है बट एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पर मैं जनरेशन एंड कंडक्शन की बात करूंगा। मतलब कोई भी सिग्नल जनरेट कैसे होता है और वो कैसे कंडक्ट होता है।
दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ आ रही बात? चलो, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक न्यूरॉन का डायग्राम। ये न्यूरॉन है, ठीक। ये क्या है? क्या है डेंड्राइट, जी? और ये क्या है? सेल बॉडी, सेल बॉडी और साइटोन, ये हम पहले देख चुके हैं पिछले क्लास में, साइटोन। और ये क्या है बेटा? Yes, sir. एक्सॉन। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है इसी में ही इम्पल्स जनरेट होगा, मतलब करंट जनरेट होगा। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? और करंट का फ्लो भी होगा। अब देखेंगे कि जैसे ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन का ये मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सॉन मेम्ब्रेन, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है। ठीक है, चलो देन अब सेल होगा तो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है बेटा? लिक्विड क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये बता चुका हूं मैं पहले। चलो, Yes, sir. अब देखो बेटा यहाँ पर होता क्या है कहानी, कि जो हमारा न्यूरॉन है इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, इसके अंदर और इसके जस्ट बाहर। ठीक है, तो जो एक्सॉन के अंदर, ये एक्सॉन है, इसके अंदर हमको क्या मिलेंगे? पोटेशियम आयन। पोटेशियम इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। बोलो, समझ आ रहा बात? यस सर, ठीक, Yes, sir. तो ये पूरा पोटेशियम आयन ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ भी रहे। इस एक्सॉन के बाहर हमको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन। ये इसको मैं इतना दूर ना लिखने के बदले इसको एकदम पास पास लिख देता हूँ ऐसे, ताकि ऐसा ना लगे कि एकदम दूर है। ये सिर्फ इस मेम्ब्रेन के बाहर है ना, सोडियम आयन इस यस मेम्ब्रेन सर, के बाहर है। समझ आया बात? चलो, तो सेल Yes. मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन। मैं ब्लैक कलर में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का साइन समझ रहे हो ना आप लोग? ऐसा लिखते हैं अपन। Yes, sir. Yes, सर, sir. मालूम है कि नहीं? है ना? तो ये क्या चीज है? नेगेटिव, इसको लिख देता हूं नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड में बहुत सारे आयंस होते हैं बेटा। अमीनो एसिड जो होता है अमीनो और एसिडिक ग्रुप से बनता है, NH और COH ग्रुप से मिलके बनता है अमीनो एसिड। ठीक है, और अमीनो एसिड से ही तो कंबाइन होकर के प्रोटीन बनता है ना? तो ये जो प्रोटीन है दे आर नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. चलिए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है दे आर हायर देन पॉजिटिव चार्ज्ड K प्लस आयन, K प्लस आयंस। तो अब मुझे बताओ कि एक्सॉन के अंदर कौन सा चार्ज डोमिनेंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज, Negative. क्लियर है? मैं एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, चलो। और एक्सॉन के बाहर मतलब एक्सॉन सेल मेम्ब्रेन, मैं हमेशा एक्सॉन एक्सॉन नहीं बोलूंगा, मैं मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर की बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी वैसे ही आता है। तो मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज डोमिनेंट है? Positive. पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बाहर, बाहर मतलब मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है? Any plus. सोडियम आयन के कारण। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस मेम्ब्रेन को यहां ड्रॉ करूं, इस मेम्ब्रेन को मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसा। ठीक है, ये इन है और ये आउट है। ठीक है बेटा, तो बाहर मैं कौन सा चार्ज लिखूंगा? बाहर कौन सा चार्ज रहेगा?
समझ आया? अंदर कौन सा चार्ज डोमिनेंट है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट है। ठीक है, जब भी किसी एक मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर चार्ज का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन पोलराइज्ड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट या पोलराइज्ड कंडीशन। समझ गए इसको? Yes, sir. yes, sir. जब भी किसी मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में बाहर और अंदर चार्ज का डिफरेंस रहेगा, मतलब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव रहेगा, तो उसको हम पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। और ये एक नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट है न्यूरॉन। ठीक है। दूसरा कि जब भी पोलराइज्ड स्टेट होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ आ रहा बात? आप लोग जैसे सेल वगैरह पढ़े होंगे या इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े होंगे अगर, तो उसमें एक पॉजिटिव साइन रहता है, एक नेगेटिव। अगर करंट का फ्लो करना है तो ऐसे आप लोग देखे होंगे कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अलग अलग रहता है बैटरीज में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में। कभी ये पॉजिटिव होता है कभी ये पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा जी? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? Negative to इलेक्ट्रॉन का positive. नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। Positive. इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज का Yes, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे भैया, जैसे फॉर एग्जांपल O माइनस, ठीक है, O माइनस, PO4 माइनस, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका ये मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, Na प्लस H प्लस, इसका ये मतलब क्या है? क्या शो कर रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes, है कि नहीं? ऐसा तो सबको मालूम है भाई, 8वीं कक्षा के बच्चों yes, को मालूम sir. है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब, पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं एकदम खुश है, बहुत पॉजिटिव यार, पॉजिटिव ऐसा नहीं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है भैया उसके पास कमी है बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो किसी को देने के लिए बैठा है। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉन अगर है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इधर की तरफ होगा। बोलो, समझ आ रहा है बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जिधर जिधर ज्यादा है जिधर कम है उधर की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ये इसके पास जा रहा है। अब जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट करंट का फ्लो होता है, तो करंट इधर फ्लो होगा। आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आई, इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ करंट का फ्लो होगा। क्लियर हुआ ये बात? Yes, यस सर। इसको Yes, sir. लिख लो, इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर अप्लाई। ये क्या, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट में करंट का फ्लो होता है बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, तो अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ देख रहे हो आप, प्लस है एक माइनस चार्ज वाला है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, कोई ना कोई एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। तो सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई होती है हमारे न्यूरॉन में। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अगर कोई भी करंट का फ्लो या इम्पल्स, कोई भी इम्पल्स अगर इस न्यूरॉन में फ्लो नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है कि जो न्यूरॉन है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, और वो रेस्टिंग स्टेट में है। तो रेस्टिंग स्टेज क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझना। मैं बता रहा हूँ, आप बुक में पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब कर डालोगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब ये कोई एकदम मुश्किल वाली चीज नहीं है ये आसान, बट एक्चुअल में इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। और इसके क्वेश्चंस भी वैसे ही बहुत अच्छे आते हैं, है ना, भारी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप एकदम बेसिक जीरो लेवल से अगर आप इसको एकदम फोकस्ड होगे समझोगे, बेटा आराम से आप सारे क्वेश्चन बना दो, कितना भी टफ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूँ।
है ना। ड्रॉपर लोग को भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, 2-2 साल पढ़ते हैं फिर भी इस टॉपिक पे काफी दिक्कत आती है। ठीक है, मैं आपको एकदम जीरो मतलब जीरो के लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार समझो, फिर बार बार इसको रटने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाला काम नहीं करना है। मैं जितना बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनो, आंखें और कान खोल के। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये एक नॉर्मल स्टेट है। इसको हम लोग ने क्या बोला? पोलराइज्ड स्टेट। Polarized. इसको हम लोगों ने क्या बोला? पोलराइज्ड स्टेट। बोलो, समझ आया? Yes, पोलराइज्ड sir. स्टेट, यस सर। Yes. ये पोलराइज्ड स्टेट है ना। बेटा आराध्या, आप पहली बार आ रहे हो क्या? चलो क्लास अटेंड करो, बाद में बात करेंगे। चलो, तो पोलराइज स्टेट है ना। पोलराइज का मतलब है कि पोलैरिटी डेवलप्ड है। पोलराइज स्टेट का मतलब होता है कोई ना कोई पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल। ऐसा जैसे हमारा अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो पोलैरिटी है ना। जैसे मैग्नेट में भी आपका मालूम है ना, नॉर्थ साउथ पोल होता है मैग्नेट में, पोलैरिटी होता है Yes, मैग्नेट। यस सर। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट में। तो वैसे ही इसमें पोलैरिटी डेवलप्ड है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। एंड इट इज ऑल्सो अ रेस्टिंग स्टेट। तो व्हाट इज रेस्टिंग स्टेट? ये क्या है? एक रेस्टिंग स्टेट है ना, ध्यान रखना मैं जो बताते जा रहा हूँ। इट इज रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या कर रहा है ये? क्या होगा रेस्टिंग स्टेट? देयर इज नो नो इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट का मतलब समझ रहे हो बेटा? आप रेस्टिंग स्टेट में ज्यादा रहते हो हैं कि एक्शन मोड पे ज्यादा रहते हो? सर दोनों। हैं? झूठ मत बोलो। क्यों सर? देयर इज, आप लोग रेस्टिंग स्टेट में ज्यादा रहते हो, एक्शन मोड पे कम। पढ़ाई के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई जितना आप मतलब, अगर आपके पास 24 घंटे 24 आवर, ठीक है, क्या आप मोर देन 12 आवर्स स्टडी करते हो? नहीं। ठीक है, मुंह बंद सबका। मैक्सिमम कार को छोड़ दूं तो बाकी लोग नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ओवरऑल एटलीस्ट 12 घंटे, 24 में से 12 घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये सारे टाइप की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, स्कूल के लेक्चर्स, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। मोर देन 12 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, स्कूल, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। ठीक है, इतना होना चाहिए, मोर देन 12 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे का उपयोग करना अच्छे से जरूरी होता है। चलो, तो अच्छा ये क्या है बेटा? रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन क्या है? देयर इज नो इम्पल्स ट्रांसमिशन। समझ आ रहा बात? Yes, Yes. sir. यस Yes, सर। sir. है ना, इस समय कोई भी इम्पल्स ट्रांसफर या ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई भी इम्पल्स एक से दूसरी जगह नहीं जा रहा है ना। तो अब हमको ये देखना है कि अगर इम्पल्स या सिग्नल इस न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, क्योंकि न्यूरॉन ऐसा नहीं है कि बेटा एकदम लंबा है, छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। तो कुछ न्यूरॉन्स थोड़े लंबे होते हैं, है ना, बट मैक्सिमम माइक्रोस्कोपिक। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा वही तुमको देखना है। जनरेशन कैसे होगा और उसका कंडक्शन कैसे होगा। तो पहले हमको क्या देखना है? जनरेशन मतलब सिग्नल, करंट या इम्पल्स जनरेट कर। क्लियर हुआ बात? Yes, चलो, sir. यस सर। तो Yes, मैंने sir. आप लोगों को यहाँ क्या बताया? पोलराइज स्टेट क्या होता है? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेट। एकदम ध्यान से फोकस होकर करना। और ये एक रेस्टिंग स्टेट है, जिस समय कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। न्यूरॉन क्या है बेटा? रेस्ट फेज पे है। न्यूरॉन रेस्ट फेज पे है। जैसे मान के चलो हाथ में कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है, मतलब इस न्यूरॉन में, हमारे हाथ के न्यूरॉन में कोई भी सिग्नल पास नहीं हो रहा है, वो ये स्टेट। अब ये मैं अब क्या करूंगा? हाथ के जो न्यूरॉन है उसमें सिग्नल पास करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि हाथ उठ सके, मसल में सिग्नल जा सके। ठीक है, तो अब इसका मैं नेक्स्ट स्टेज में आऊंगा बेटा।
दैट इज एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो मैं ये सबको हटा रहा हूँ ना, ये जितना भी कचर पट्टी है सबको मैं हटा रहा हूँ। आप लोग इसको लिख लो एक जगह। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर मैं एक दो चीजें और लिखूंगा कि इस जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो न्यूरॉन है, ये जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ गेट होते हैं बेटा, इसमें कुछ चैनल्स या गेट होते हैं। जैसे कि हमारे घर में आने के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे घर के अंदर आने के लिए गेट होता है, दरवाजा होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो गेट होता है मोस्टली आपके घर में वो किस टाइप का होता है, यूनिडायरेक्शनल ओपन होता है या बायडायरेक्शनल ओपन होता है गेट? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है। Yes, बाकी लोग sir. भी सोच के रखो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट। हमारे जो घर में जो गेट होते हैं वो मोस्टली यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब या तो अंदर की तरफ खुलेंगे या बाहर की तरफ खुलेंगे। ठीक है। तो वैसे ही न्यूरॉन को जो एक्सॉन है, ठीक है, वैसे ही न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन में कुछ गेट होते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ गेट होते हैं। ये क्या है बेटा, ये क्या चीज है, ये लकीर जो खींचा हूं दोटो, ये क्या है? Membrane. मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो इसमें कुछ गेट होते हैं, इसमें कुछ गेट होते हैं ऐसा, ठीक। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो एक गेट जो होता है जिसको बोलते हैं सोडियम गेट, तो सोडियम जो रहता है वो बाहर से अंदर की तरफ बस खुलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर कहीं लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे सोडियम गेट ओपन्स कहां से कहां, आउट टू इन, Yes. ठीक है। और सोडियम का इनफ्लक्स होगा या आउटफ्लक्स होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। इनफ्लक्स। Influx. इनफ्लक्स, क्योंकि कोई भी सेल के अंदर कोई चीज आता है तो उसको इनफ्लक्स बोलते हैं। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड का इनफ्लक्स, क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स, याद है आप लोगों को, ठीक है। तो Yes, sir. आउट Yes, टू इन हो रहा है, मतलब इनफ्लक्स होगा, ओनली इनफ्लक्स, ठीक है ना। चलो, तो ये सोडियम हो गया। अब अंदर कौन सा आयन है? पोटेशियम आयन। Potassium. पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम का जो गेट होता है वो भी यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो अंदर से सिर्फ बाहर की तरफ होता है। दिख रहा है आप लोगों को, अंदर की तरफ बस ओपन है, बाहर की तरफ से ओपन नहीं है, बस वो अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो जो पोटेशियम गेट है, मैं इसको कहाँ लिखूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो जो पोटेशियम गेट है, ठीक है, पोटेशियम जो गेट है ये कहां से कहां ओपन होता है बेटा, ओपन्स इनटू आउट, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लक्स, ठीक है। Yes. ठीक है बेटा। चलो, अब आप लोग गार्डन में कभी कभी देखे होंगे, जब गार्डन में आप जाते हो तो मोस्ट ऑफ द गार्डन में जो एंट्री होती है वहां पर एक ऐसा गेट होता है कि आप जब एक साइड से जाओगे तो दूसरे साइड से भी कोई उसी समय आ सकता है। ऐसा गेट आप लोग देखे होंगे, Yes, Yes. ऐसा Yes. टाइप का रहता है। Yes, sir. जैसे आप लोग यहाँ से ऐसा आ रहे हो तो इधर से कोई ऐसा आके, and go around है ना, type. आपका कोई दुश्मन आके ऐसा अटक गया, जाके दिखा तू, हटूंगा ही नहीं मैं तो रोटेट ही नहीं होगा। अगर ये बंदा यहाँ से हटेगा नहीं तो आप इधर कैसे आओगे, समझ आ Yes, रहा है sir. बात, मालूम है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब एक अंदर और एक बाहर रह के, दोनों एक साथ, एक अंदर और एक बाहर हो सकता है एक ही टाइम पर, मालूम है ना ऐसा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. तो एक वैसा टाइप का भी गेट होता है,
एक वैसा टाइप का भी गेट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, ये पंप जैसे मान के चलो कि ये गार्डन के अंदर वाला साइड है, ये गार्डन के बाहर वाला साइड है, ठीक है। समझ आ रहा बात? तो या फिर जैसा यहाँ पर है, ये आउट है गार्डन के और ये इन है गार्डन के। तो गार्डन के अंदर से ये 3 लोगों को उठाएगा और गार्डन के बाहर से ये 2 लोगों को उठाएगा और ये रोटेट हो जाएगा। तो Yes. गार्डन के बाहर कितने लोग जाएंगे? 3 3 और गार्डन के अंदर कितने लोग आएंगे एक ही टाइम पे? 4 2 हाँ, 4 कहाँ से हुआ? 2 हुआ ना? अच्छा हाँ हाँ, तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसमें 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम आयन अटैच होते हैं, आर अटैच्ड, ठीक है। तो ये जो पंप होता है इसमें हमेशा अंदर की तरफ 3 सोडियम और बाहर की तरफ 2 पोटेशियम आयन अटैच रहेगा बाहर की तरफ से। और अब मुझे बताओ, जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा? जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा? कितने आयन अंदर, कितने आयन बाहर जाएंगे? 3 बताओ सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। अंदर आएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो 2 गेट होता है, एक पंप होता है पहला, ठीक है। क्या क्या करता है और याद रखना, एग्जाम में 50 बार आता है। ये जो 3 कॉन्सेप्ट लिखा हूं इससे बेटा 50 क्वेश्चन बनते हैं, और ये डायरेक्टली नहीं याद रहने से क्वेश्चन जरूर गलत होगा आपसे, एकदम 100% बता रहा हूँ। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स और ये 3 सोडियम कहाँ अटैच होगा, बाहर कौन सा अटैच होगा, अंदर कौन सा अटैच होगा, और रोटेट होगा तो क्या होगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि लिख लेना आप लोग आईएमपी, सोडियम और पोटेशियम गेट जो रहता है ये पैसिव होता है, मतलब इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। समझ आया बात? तो जब सर भी आप एक कोई और बार रिपीट करेंगे? सर ये सोडियम और पैसिव पोटेशियम, वाला। पैसिव का मतलब होता है बेटा जिसमें एनर्जी यूज नहीं करता है। जैसे ये जो गेट है, बाहर से जब अंदर आएगा या ये जब अंदर से बाहर जाएगा, तो ये गेट से आयंस आसानी से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर मूव करेंगे। इसमें इस गेट में एनर्जी यूज नहीं करना पड़ता, इसको हम पैसिव बोलते हैं, ठीक है। पैसिव मूवमेंट, समझ आ रहा बात? जिसमें एनर्जी यूज नहीं करता है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पर कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल, एटीपी यूज नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसमें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, एटीपी का यूज करना पड़ता है, ठीक है, इस पंप को रोटेट करने के लिए। यहाँ तो दरवाजा बस खुल रहा है, यहाँ पंप रोटेट होता है, प्रोटीन का पंप होता है जो रोटेट होता है। रोटेट करने के लिए, इसको इस मेम्ब्रेन पर रोटेट करने के लिए एटीपी यूज करना पड़ता है। आप लोगों ने अभी क्यूमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ा है? यस यस सर। सर। किसमें पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों में क्या चीज है? प्रोटॉन पंप। ये क्वेश्चन में Yes, दिया था sir. आप लोगों को कि किसमें जो ट्रांसफर होता है करके क्वेश्चन में दिया था, याद है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। यस Yes, तो सर। जो Sir. जैसे आप लोग अभी रेस्पिरेशन पढ़े हो, प्लांट रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है बेटा, F1 जो रहता है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, वो हाइड्रोजन आयन को बाहर करने के लिए। समझ आ रहा यस बात? सर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन sir. को बाहर करने के लिए F1 पार्टिकल जो रहता है उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन में रोटेट होता है। रोटेट करने के लिए एटीपी यूज करना पड़ता है, याद है आप लोगों को? yes, sir. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर आपको ऐसा एक मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन अगर बाहर जाएगा, याद है ऐसा, तो यहाँ से Yes, sir. एटीपी यूज होता है बेटा। तो एटीपी बर्न करके इस हाइड्रोजन को बाहर फेंका जाता है। पंप है ये, है ना, पंप होता है। तो वैसे ही इस पंप को रोटेट करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो मोस्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो डिफ्यूजन के कारण होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन हायर से लोअर में जाने के लिए, हायर से लोअर में जाने के लिए गेट
खुलने भी चाहिए। ठीक है भाई, आप अपने कमरे में जाना चाहते हो, ठीक है, तो गेट अगर लॉक होगा तो आप कैसे जाओगे? समझ आ रहा बात है ना? खोल के। अब लॉक है, नहीं खुल रहा है, तो कैसे जाओगे? कोई ना कोई तो खोलेगा। जैसे कि आप लोग कभी कभी घर आते हो, तो आपके आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, तो फिर आप मम्मी को बोलोगे मम्मी आप गेट खोल दो, तो मम्मी क्या करेगी? आप कितना भी ठोकोगे, खुलेगा क्या? ताला लगा है तो नहीं खुलेगा। तो आप लोग समझ गए कि पोटेशियम गेट, सोडियम गेट, दे आर पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए है, और सोडियम पोटेशियम पंप जो रहता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना पैसिव, पैसिव, और ये एक्टिव। एक्टिव का मतलब है एटीपी यूज होना, है ना। ये सब आप लोग अब जान ही गए होंगे। चलो, तो अब हम आगे देखेंगे बेटा कि इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। अभी तक मैंने जितना भी कहानी बताया है वो एक्चुअल में इम्पल्स जनरेशन से पहले की कहानी है। अब हम देखेंगे कोई भी इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चेंजेस इन चार्ज, जैसे कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जब भी कोई चार्ज में चेंजेस आता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और करंट का फ्लो होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक सिग्नल आया, है ना। वो सिग्नल कैसे आएगा वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि ट्रांसफर होता कैसे है कोई भी। तो मान के चलो कि कोई एक सिग्नल इसके पहले वाले न्यूरॉन से आया। क्या बोला मैंने? कोई एक सिग्नल यहाँ पर आके खड़ा हो गया, और वो सिग्नल कहाँ से आएगा? जस्ट पहले वाले न्यूरॉन से, है ना, जिसको मैं बाद में बताऊंगा इसके जस्ट बाद। तो इमेजिन करो कोई एक सिग्नल यहाँ पर आके खड़ा हो गया, एक सिग्नल यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस सिग्नल के कारण यहाँ एक नया सिग्नल कैसे क्रिएट होगा, जनरेट कैसे होगा, और उसका कंडक्शन कैसे होगा, हमको एक साथ साथ देखना है, ठीक है। तो जैसे ही एक सिग्नल आता है इस न्यूरॉन में, क्या होगा बेटा? सोडियम गेट पहले खुलेगा। क्या बोला मैंने? जब भी कोई सिग्नल यहाँ पर आया, सोडियम गेट फट से ओपन हो जाएगा। सोडियम गेट ओपन्स। एक सिग्नल आया इस न्यूरॉन में, मान के चलो यहाँ पर एक सिग्नल आया, ठीक है, तो ये सोडियम गेट फट से खुल जाएगा। और ये सोडियम, जब गेट खुलेगा तो सोडियम का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा या आउटफ्लक्स होगा? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स होगा, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स होगा, अब यहाँ पर आप लोग ना ध्यान से देखना, मैं जो दो तीन चीजें बताऊंगा। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अंदर अभी कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। है ना। और कौन सा आयन है इसमें? पॉजिटिव आयन कौन सा है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन है, ठीक है। अब आप लोगों में से किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर यहाँ पर भी सोडियम है और यहाँ पर पोटेशियम, दोनों साइड तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हो गया, बाहर पॉजिटिव कैसे डेवलप हो गया? तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, इसीलिए कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज प्रोटीन डोमिनेंट होने के कारण अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और बाहर तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया बात? चलो, तो अब यहाँ पर मुझे, है ना, यहाँ पर ये बताना है कि सोडियम गेट खुलेगा, तो मुझे बताओ बेटा, सोडियम गेट खुलेगा तो सोडियम अब बाहर से अंदर आ जाएगा। मैं यहीं पर सब काट पीट के बता रहा हूँ। तो सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया, ठीक है, सोडियम अंदर आ गया। लेकिन ये पूरे मेम्ब्रेन का सोडियम एक साथ अंदर नहीं आता है। इस बात को अच्छे से गांठ मान लेना कि सारा सोडियम एक साथ अंदर नहीं आएगा, कुछ हिस्से का। मतलब अगर न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट हो रहा है तो वो किसी एक पॉइंट पर होगा, और एक पॉइंट पे
इम्पल्स या सिग्नल जनरेट होगा, फिर वो इम्पल्स आगे बढ़ेगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पर वो सिग्नल के कारण इम्पल्स जनरेट होगा और ये इम्पल्स जो सिग्नल है वो आगे बढ़ेगा और फिर यहाँ इम्पल्स जनरेट करेगा और वो सिग्नल आगे बढ़ेगा। ऐसे पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं, एक साथ सारा सोडियम अंदर की ओर नहीं आएगा। क्लियर हुआ बात? जल्दी बताओ। यस Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो मैं इस पॉइंट पर सोडियम को अंदर ला दिया। अब मुझे बताओ कि अंदर अब कौन कौन सा चार्ज है, कौन कौन सा Positive and आयंस है? negative. पॉजिटिव Positive and पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि पॉजिटिव तो पहले से ही था K+, उसका मूवमेंट नहीं हुआ है। yes, sir. सोडियम गेट बस खुला है। जब भी कोई सिग्नल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा गेट खुलेगा, तो लिख लेना IMP करके। जब भी सिग्नल मेम्ब्रेन पर आएगा तो हमेशा सोडियम गेट ही ओपन होगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। जब भी कोई इम्पल्स या सिग्नल न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर आएगा तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ सोडियम गेट ओपन होगा, एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि बाहर कौन से आयन की कमी हो गई? पॉजिटिव चार्ज, Sodium ion. सोडियम आयन। Positive. सोडियम आयन जो रहता है वो क्या चार्ज डेवलप कर रहा था? पॉजिटिव चार्ज। अंदर पोटेशियम था और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन था। तो अब सोडियम के आने से इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज Yes, sir. डोमिनेंट Yes, हो sir. जाएगा। Dominant हो तो जाती है। है ना, तो अब ये न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फिर रेस्पेक्टिवली बाहर कौन सा चार्ज आएगा? ड्यू टू पोलैरिटी डेवलप करने के लिए कौन सा चार्ज बाहर आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा नहीं समझना है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बाहर जाएगा। मैंने यहाँ पर ये बोला, जब भी सिग्नल यहाँ टच करेगा सिर्फ और सिर्फ सोडियम गेट खुलेगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, बस। इस बात को एकदम लिख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, वरना क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सोडियम अंदर आ गया, नेगेटिव चार्ज बाहर नहीं गया है। लेकिन जब भी कोई चार्ज जब डोमिनेंट होता है तो उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अंदर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बाहर क्या डेवलप हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, क्योंकि अंदर अब पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है। ये अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये क्या नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है और ये क्या नॉर्मल पोलराइज स्टेट है? एट पॉइंट ए No, sir. ये क्या है बेटा? ये क्या हो गया यहाँ पर? ये एक नॉर्मल पोलराइज स्टेट था, इसी को हम रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन है ये पोलराइज स्टेट है क्या? अगर इससे कंपेयर करें No, तो sir. No, sir. नहीं है, तो ये डीपोलराइज स्टेट। तो ये कौन सा स्टेट होगा? डीपोलराइज स्टेट। मतलब पोलराइज स्टेट चेंज हो गया या पोलराइज स्टेट डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब्ड पोलराइज स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। क्लियर है? पोलराइज स्टेट अब Yes, क्या हो sir. गया? डीपोलराइजेशन। तो यहां लिख लेना, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। क्लियर हो रहा है बात? Yes, sir. ये तो हो गया बेटा, यहाँ पर करंट जनरेट हो गया। अब इस करंट को मुझे इस पॉइंट पर भेजना है। तो इस पॉइंट पर अभी बाहर कौन सा चार्ज है बताओ? Positive. Positive. Negative. पॉजिटिव चार्ज है भैया अभी भी यहाँ पर, और अंदर नेगेटिव Negative. चार्ज। तो ये कौन से स्टेट में? Polarized. Polarized. पोलराइज स्टेट में है। ठीक है, दैट इज रेस्टिंग Yes, sir. स्टेट। और ये कौन से स्टेट में? ये रेस्टिंग स्टेट में है क्या? No, sir. नहीं। ठीक है, तो ये है एक्शन पोटेंशियल। ये कौन से स्टेट में है? इन द स्टेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो इसमें जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना, वो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल।
क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होता है, चार्ज के कारण एक पोटेंशियल डेवलप होता है। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह में पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ कोई ना कोई एक पोटेंशियल डेवलप होगा। तो वो एक प्रकार से जो भी पोटेंशियल है, वॉट एवर जो भी हो, मेनली -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट अपन मानते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो, एक मैंने डेटा दिया है आपको, -70 मिली वोल्ट। वोल्ट पोटेंशियल का क्या है बेटा? यूनिट है। वोल्ट समझते हैं ना, पोटेंशियल का यूनिट है। तो -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डेवलप्ड है, वो भी कौन से स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज स्टेट में। तो उस वैल्यू को -70 मिली वोल्ट को हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो एक पोटेंशियल है, यूनिट है ना, -70 मिली वोल्ट एक यूनिट है। तो ये जो वैल्यू है -70 इज रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग Yes. पोटेंशियल। तो अब मुझे बताओ, अब जब चार्ज में चेंजेस आएगा, ठीक है, करंट का फ्लो होगा, तो कोई ना कोई पोटेंशियल और आएगा, मतलब -70 से कुछ ना कुछ तो वैल्यू इंक्रीज होगी, प्लस की तरफ जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा करंट के कारण। तो वो जो स्टेट होता है, दैट इज पोलराइज स्टेट चेंज हो गया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइज स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उसको हम लोग डीपोलराइजेशन स्टेट बोलेंगे। इस समय जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन हुआ है जिसके कारण इम्पल्स आगे बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है एक्शन पोटेंशियल का मतलब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, अब यहाँ पर फिर से पोलराइज स्टेट है। अब मुझे बताओ कि करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? अब यहाँ पर आपने चार्ज में डिफरेंस देखा बेटा, इस मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर चार्ज अलग है, यहाँ चार्ज अलग है, यहाँ चार्ज अलग है, यहाँ चार्ज अलग है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बताया था, Negative to Negative to positive. positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट का फ्लो, Positive to negative. Positive to negative. ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो होगा, मतलब कि अंदर की तरफ, न्यूरॉन के अंदर की तरफ फ्लो किधर से किधर जाएगा? ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा? बी से ए की तरफ। A. करंट का फ्लो न्यूरॉन के A अंदर, से B की तरफ। न्यूरॉन के अंदर करंट का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा? पॉइंट ए से बी की A तरफ या to B. पॉइंट बी से ए? बोलो। A to B. A से B. ए टू बी, आई, आई लिख रहा हूं, मतलब समझ रहे ना, आई का मतलब करंट। अरे आई का यूनिट, आई को हम करंट से डिनोट करते हैं ना जी, Yes, करंट को sir. आई से Yes, डिनोट yes. करते हैं ना, मालूम है कि नहीं? ठीक है। और वो बाहर की तरफ, B to A. B to A. तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया बेटा, ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, समझ आ रहा है बात? कभी भी यूनिट एक जगह सर्किट नहीं जाएगा ना, सर्किट हमेशा कंप्लीट होता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर. नहीं होगा. नहीं होगा। आप लोग चप्पल पहनते हो ना करंट वाली चीजों को पकड़ने के लिए, क्यों पहनते हो पता है आपको? क्यों पहनते हो? करंट की फ्लो भूमि को रोकने के लिए. नहीं नहीं, भूमि चप्पल क्यों पहनते हैं बेटा? करंट, जो भी बिजली की चीजों को पकड़ने के लिए हम, जैसा कोई छूते हैं या कुछ भी करते हैं, प्लग लगाते हैं, तो मम्मी लोग बोलते हैं ना कि चप्पल पहन के कर रहे हैं, क्यों पहनते हैं? भूमि सर करंट का फ्लो स्टॉप करने के लिए. कैसे? कहाँ कहाँ फ्लो होगा? परमिंदर, कहाँ फ्लो होगा? करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ रोकने के लिए? ऐसे ये बटन को मैंने छुआ तो करंट बॉडी में आया, तो कहाँ Yes, sir. जाना चाहिए? कहाँ जाएगा वो करंट कि सर्किट कंप्लीट होगा? सर समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछे? चलो कोई बात नहीं। कौन बताएगा? परवेश, संजोगिता। जब अपन बिजली की कोई सर्किट को ऐसे छूते हैं, हम चप्पल पहनते हैं, चप्पल क्यों पहनते हैं? अब बोलोगे कि सर्किट को रोकने के लिए, तो सर्किट कंप्लीट कब हो रहा है करंट का? बेटा हम चप्पल इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो अर्थ होता है उसमें करंट सप्लाई होता है। तो जब हम किसी सर्किट को छू रहे हैं तो वो सर्किट से वो करंट हमारी बॉडी में आ रहा है। बॉडी में आने के बाद अगर चप्पल के बिना है तो वो जो भी करंट है
वो चार्ज कहाँ जाएगा? अर्थ में जाता है। अर्थ में जाने से उसका सर्किट कंप्लीट होता है। तो अर्थ में जब जा रहा है, ठीक है, तभी तो हम चप्पल पहनते हैं ना, ताकि अर्थ में ना जाए। जमीन में अगर आप पैर को टच करोगे तो जो करंट है वो हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाता है, तो इससे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, करंट हमारी बॉडी से गुजर रहा है, करंट हमारी बॉडी से गुजर रहा है, ठीक है। तो करंट गुजर रहा है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है, इसीलिए करंट हमको लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट ही नहीं होने दें तो करंट पास ही नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? इसलिए हम चप्पल पहनते हैं, ताकि सर्किट को ब्लॉक कर सके। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं? यस यस सर। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग चीज का सहारा लिया जाता है बेटा, ताकि सर्किट ही कंप्लीट ना हो। करंट अगर आ भी गया बॉडी में, आप कोई इलेक्ट्रिकल वायर को पकड़े और अगर चप्पल पहने हो, तो करंट ऐसा नहीं कि बॉडी में नहीं आएगा, बॉडी में आएगा लेकिन वो फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमको झटका नहीं लगता। समझ आ रहा बात? चलो, Yes, तो ये क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इस चक्कर में मुझे बताओ कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अंदर की तरफ से। अब यही चीज सेम आगे होगा। अब पोलराइज स्टेट में क्या चला गया भैया? पोलराइज स्टेट में क्या चला गया? ये जो पॉइंट बी था ये पोलराइज स्टेट था, रेस्टिंग स्टेट था। यहाँ क्या चला गया? करंट, करंट दैट इज इम्पल्स। समझ आया बात सबको कि नहीं? yes, sir. यस sir. सर ये जो करंट है, ये जो इम्पल्स है, ये क्या करेगा? अब सोडियम गेट को फिर से खोल, यही करंट के कारण पॉइंट बी में जितने भी सोडियम गेट हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। तो सोडियम गेट ओपन होगा तो क्या होगा बेटा? फिर वही कहानी जो यहाँ दोहराई गई थी, सारा का सारा सोडियम, नॉट ऑल ना, एक चीज याद रखेंगे, सारा सोडियम बाहर से अंदर नहीं आता है, मैक्सिमम आता है, कुछ सोडियम रह जाएंगे, है ना। तो अब देखेंगे सोडियम गेट खुल गया, अब सोडियम अंदर आ गया, तो क्या होगा? अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट सी में बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। तो अब मुझे बताओ कि अब सिग्नल या करंट यहाँ पर पहुंच गया है, सोडियम गेट खुल गया है, अब अंदर पॉजिटिव और इधर अंदर नेगेटिव है, तो अब क्या होगा? फिर से करंट का फ्लो पॉइंट बी से पॉइंट सी में जाएगा और ये एक सर्किट कंप्लीट हो, ठीक है। तो अब इम्पल्स कहां से कहां चला गया? बी से सी में चला गया। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? Yes, ठीक है। Yes, यस सर ये क्या हुआ? जैसे ही सी में करंट पहुंचेगा, क्या खोल देगा? सोडियम क्या गेट ओपन? सोडियम सोडियम गेट। तो सोडियम गेट जो रहता है जब खुलता है तो क्या होता है? बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो पोलराइज स्टेट को क्या कर देगा? सोडियम गेट खुलने के बाद Depolarized. डीपोलराइजेशन। तो ये पोलराइज स्टेट जो रहता है वो क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? दैट इज Yes, डीपोलराइजेशन, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर फिर पोटेशियम गेट का क्या काम है? हाँ अभी आएगा ना बेटा, अभी सोडियम के बारे में समझ लो, ठीक है। अभी पोटेशियम बचा है, 3 गेट के बारे में पढ़ना है ना। अभी तो मैं सिर्फ सोडियम गेट तक आया हूँ, अब पोटेशियम गेट में आएंगे, फिर सोडियम पोटेशियम पंप में आएंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई यहाँ की। लेकिन जब ये करंट फ्लो हो रहा है, बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो बेटा अब क्या होगा कि ये न्यूरॉन में, मैंने आपको क्या बताया, एक साथ सारे सोडियम गेट ओपन होते हैं या पॉइंट पॉइंट पे? पॉइंट पॉइंट Point पॉइंट पे पॉइंट पे। ये क्यों होता है पता है? ये मैं तेजी से हाथ ऐसे ऐसे घुमा पा रहा हूँ, ये तेजी से आप देख रहे हो बेटा, इतना कई बार इतना तेजी होगा कि कैमरा जो रहता है वो उसका फ्रेम को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? यस ठीक सर है। कई बार लैग होगा, अगर बहुत तेजी से घुमा रहा हूं तो लैग होगा। कारण क्या है? ये बहुत स्पीड से है। आपको मालूम है मैं जितनी स्पीड से ये फिंगर्स को मूव कर रहा हूं उससे 50 गुना ज्यादा तेजी से इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है। करंट मतलब न्यूरॉन में करंट की सप्लाई हो रही है और न्यूरॉन मेरे मसल्स को सप्लाई दे रहे हैं 50 गुना ज्यादा तेजी से, और 50 गुना कम समय में सिग्नल आ चुका है, बाद में मूवमेंट हो। समझ आया बात? क्योंकि करंट है, करंट का तो स्पीड आपको मालूम है। दूसरी चीज, इतना तेजी से हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मिली सेकेंड में एक बार से दूसरी बार
सेकंड्स, मिली सेकंड में सिग्नल दोबारा उसी न्यूरॉन में जा रहा है। इसका ये भी मतलब है कि जब भी इम्पल्स यहां से यहां आता है तो यहां पर नया इम्पल्स की तैयारी चालू हो जाती है। जब भी इम्पल्स यहां से यहां आएगा, अब ये पॉइंट नया इम्पल्स लेने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब एक ही टाइम पर न्यूरॉन जो रहता है बहुत सारे इम्पल्स लेने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है, ताकि इम्पल्स या सिग्नल बहुत तेजी से कंडक्ट हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि सोडियम गेट पूरा एक साथ खुलेगा, फिर उसके बाद इम्पल्स आएगा, फिर पोलैरिटी डेवलप होगी, नॉर्मल स्टेट में आएगा, तब तक बेटा हम बहुत स्पीड से न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए न्यूरॉन क्या करता है, डीपोलराइजेशन के साथ साथ अपने आप को पोलराइज स्टेट में वापस लौटाता है। जब तक सिग्नल यहां से यहां जाएगा तब तक यहां पर वापस पोलराइज स्टेट डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। Yes. अब यहाँ पर क्या होगा, अब दूसरे गेट की बारी आएगी। तो जैसे ही सिग्नल यहाँ से सी में आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो पोटेशियम गेट होता है वो ओपन हो जाएगा। पोटेशियम गेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन होने के कारण पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो मुझे बताओ, अंदर से बाहर की तरफ सोडियम या पोटेशियम, कौन सा आयन के लिए गेट खुल सकता है अगर खुलेगा भी तो? पोटेशियम। सिर्फ Potassium. पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम। तो ये पोटेशियम, अब देखना मैं इसी में ही बना रहा हूं ना। अब ये जो पोटेशियम है, ये तो सिग्नल आगे बढ़ गया बेटा, ये सिग्नल तो आगे बढ़ गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब ये पोटेशियम बाहर जाएगा। अब पोटेशियम बाहर जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, तो यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा पोटेशियम के कारण? Positive. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा बेटा? Negative. नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। बोलो क्या? 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 बोलो। इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या गड़बड़ हो गया? पोटेशियम बाहर आ गया और सोडियम अंदर ही है। लेकिन क्या चीज अच्छी हो गई? कि पॉजिटिव इसको- साइड बाहर आ गया। इन दोनों को देखो, ये रेस्टिंग स्टेट है, और इसको देखो, क्या चीज अच्छी हो गई? डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन का मतलब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव होता है, ये डीपोलराइजेशन है। अगेन पोलराइजेशन हो गया। ये फिर से पोलराइज स्टेट में रहा है। तो अगेन पोलराइजेशन हुआ है ना, पहले जैसा पोलराइज स्टेट नहीं है। पहले जैसा पोलराइज स्टेट क्या होगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बट बाहर सोडियम होना चाहिए। दैट इज Yes. नॉर्मल पोलराइज स्टेट। तो ये डीपोलराइजेशन से वापस पोलराइज स्टेट में आ रहा है, मतलब दे आर डूइंग रीपोलराइजेशन। समझ आया? यस तो अब सर। ये Yes. क्या हो रहा है, ये रीपोलराइजेशन हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? मैंने यहाँ पर इससे पोलराइज स्टेट बताया। मैंने यहाँ पर आपको कोई भी आयंस के बारे में नहीं बताया है, सोडियम पोटेशियम या किसी प्रोटीन के बारे में नहीं बताया है। मैंने ये बताया है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ आया बात? Yes. ठीक है। और Yes, अगर sir. ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है, तो उसमें बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम होना चाहिए और अंदर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वो रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट होता है न्यूरॉन का। क्लियर हो रहा है? रेस्टिंग स्टेट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, रीपोलराइजेशन हो गया इसके जैसा। एक अच्छी चीज है, लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है यहाँ पर? पोटेशियम बाहर चला गया और सोडियम। एने अंदर ही है। पोटेशियम बाहर है, सोडियम अंदर है। अब अगर इस जगह पे, अब अगर इस जगह पे एक नया सिग्नल आएगा तो क्या होगा? बोलिए, कौन बताएगा? सर सोडियम वापस बाहर आएगा। यहाँ पर क्या पढ़े हो आप? सोडियम पोटेशियम पंप खुलेगा। नहीं, यहाँ पर क्या पढ़े हो आप? बोलो भाई, यहाँ क्या पढ़े हो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो।
यहाँ क्या Out पढ़े to हो? in. इनफ्लक्स सर ऑफ सोडियम एंड सिर्फ बाहर से अंदर आएगा। सोडियम के लिए अंदर से बाहर जाने के लिए तो गेट ही नहीं होता है बेटा, तो बाहर कैसे जाएगा बेचारा? कायदे से हमको अगर ये नॉर्मल स्टेट लाना है जिसमें सिग्नल ट्रांसफर होगा, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज क्या लिखवाया है, डीपोलराइजेशन का मेन रीजन क्या होता है? डीपोलराइजेशन कब इनफ्लक्स ऑफ होगा? सोडियम आयन। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम जब अंदर आएगा तो ही डीपोलराइजेशन होगा, तो ही इंपल्स आगे बढ़ेगा, तो ही करंट का फ्लो होगा। इस बात को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब मुझे बताओ, अगर नया सिग्नल आके खड़ा है यहाँ पर ऐसा कि भैया सिग्नल हूं मैं, करंट हूं मैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? जब जब आगे कैसे बढ़ेगा? कोई भी करंट आगे कैसे बढ़ेगा? जब इधर सोडियम आयन पॉजिटिव का इधर इफेक्ट नेगेटिव होगा। है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, तभी तो करंट का फ्लो होगा ना। यहाँ पर एक करंट आ गया है, ठीक है, अब करंट आ गया है, यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है, तो भैया करंट आगे खड़ा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। लेकिन भैया ये तभी चेंज होगा ना, कब चेंज होगा ये सिग्नल आगे कब बढ़ेगा? जब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ डेवलप होगा और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ डेवलप होगा, तभी तो करंट आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा बात? यस तो पॉजिटिव चार्ज अंदर कब आता है? जब सोडियम अंदर आता है, ठीक है। यस यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ तो सोडियम अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है, तो बाहर से अंदर आएगा तभी होगा। दूसरा चीज ये भी सोच सकते हो कि पोटेशियम भी तो अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बोलो क्यों नहीं हो सकता? गेट ही रेणुका? नहीं है। सोडियम बाहर नहीं जा सकता। गेट ही नहीं है बेटा, गेट ही नहीं है। पोटेशियम को बाहर से अंदर लाने का गेट ही नहीं, क्योंकि पोटेशियम सिर्फ अंदर से बाहर जाता है, इसीलिए तो मैंने लिखा है ये चीज। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर अगर B2 फिर से रिएक्शन पंप होगा। चालू करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने भले ही रिपोलराइजेशन कर दिया है, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बट इस पॉजिटिव के साथ में मुझे बाहर क्या चाहिए? मुझे सोडियम भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सोडियम को कैसे भी करके अंदर से बाहर फेंकूंगा और बाहर से पोटेशियम को अंदर लाऊंगा। अब यहाँ पर तीसरा पंप स्टार्ट होगा, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये क्या करता है? ये क्या करता है, ध्यान से देखना। ये क्या करता है कि अंदर अंदर क्या है भैया? सोडियम। 3 सोडियम अंदर अटैच होगा, 2 पोटेशियम बाहर अटैच होगा। अब ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट होगा तो क्या होगा? बोलो। सोडियम बाहर सोडियम चला बाहर, जाएगा, पोटेशियम अंदर आ जाएगा। 3 सोडियम बाहर और 2 दो पोटेशियम अंदर। तो बाहर कौन सा चार्ज बढ़ते जा रहा है? सोडियम। पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कौन सा आयन आ रहा है बाहर? सोडियम आयन। सोडियम आयन। सोडियम आयन। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के कारण क्या होगा बेटा? आपका रेस्टिंग स्टेट रीस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट रीस्टेब्लिश्ड होगा। पोलराइज स्टेट तो पोटेशियम ला दिया रिपोलराइजेशन के थ्रू, बट रेस्टिंग स्टेट और रेस्टिंग पोटेंशियल कौन डेवलप करके देगा ताकि करंट आगे फ्लो हो सके? सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। यस Yes, sir. यस सर। अब आप लोगों का जो एक डायग्राम है, मैं 1 मिनट लूंगा, चलो। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें आपका ना सिर्फ 2 ही पॉइंट का दिया है, एक पॉइंट ए पॉइंट बी। रिपोलराइजेशन एंड वापस पोलराइज स्टेट में आने का डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको ना ये डायग्राम ध्यान रखना है। मैंने ए बी सी डी 4 टाइप का बता दिया है, ठीक है, 4 टाइप का पॉइंट बता दिया है। एक डीपोलराइजेशन, एक पोलराइज स्टेट होगा, देन डीपोलराइजेशन होगा, इंपल्स आगे बढ़ेगा, वापस पोलराइज स्टेट डीपोलराइजेशन होगा, इंपल्स आगे बढ़ेगा, इसके ये जिस पॉइंट पे आएगा तब तक यहाँ पर रिपोलराइजेशन चालू हो जाएगा, और ये पॉइंट जब आगे बढ़ेगा मतलब सी में जब करंट पहुंचेगा तब तक ये क्या होगा बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप इसको वापस रेस्टिंग स्टेट में लाके छोड़ देगा। क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन आता है कि
IMP करके लिख लीजिएगा, इन तीनों में से कौन सा गेट नॉर्मली ओपन रहता है? सोडियम गेट कब खुलेगा? जब सिग्नल सिग्नल आएगा। आएगा। सिग्नल आएगा। ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप कब काम करेगा? जब जब रेस्टिंग सोडियम स्टेट में। हाँ, मतलब सोडियम को अंदर से बाहर और बाहर पोटेशियम को जाना बाहर से रहेगा। अंदर लाना रहेगा, मतलब वापिस वो पोलराइज स्टेट एंड रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन को लाना है, ताकि नया इम्पल्स वो रिसीव कर सके, इसलिए ये काम करेगा। लेकिन पोटेशियम गेट नॉर्मली ओपन ही रहता है, मतलब पोटेशियम अंदर से बाहर थोड़ा थोड़ा जाता ही रहेगा। इस चीज को लिख लीजिएगा, नॉर्मली पोटेशियम गेट ओपन रहता है। ठीक है। सोडियम गेट कब खुलेगा? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। पोटेशियम बहुत ज्यादा अंदर से बाहर कब जाएगा? ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन। सोडियम पोटेशियम पंप कब ऑपरेट होगा? ड्यूरिंग मेंटेनिंग रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन। तो ये 3 एग्जांपल्स होते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, घुमा घुमा के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये तो सिर्फ जनरेशन एंड कंडक्शन हुआ। अब हमको ये देखना है कि एक न्यूरॉन में यहां से यहां तक तो सिग्नल आ गया, समझ पा रहे हो आप लोग? यहां से यहां तक सिग्नल आ गया। अब जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसमें सिग्नल कैसे जाएगा? नेक्स्ट न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर, समझ मेरे आया पास बात? एक डाउट यस है। सर। सर आप वो हाँ। 3 पॉइंट एक और बार रिपीट कीजिए ना। मैं उसमें नोट, चलो लिख लो। तीनों में से पोटेशियम गेट नॉर्मली ओपन रहता है। ठीक है, तीनों में से Yes, sir. पोटेशियम गेट नॉर्मली ओपन होता है, पोटेशियम थोड़ा थोड़ा जाते रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कब जाएगा? ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है। सोडियम गेट कब खुलेगा? सोडियम गेट ओपन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, जब सिग्नल हिट करेगा, सिग्नल जब एक पॉइंट को हिट करेगा तो उसके कारण डीपोलराइजेशन के समय सोडियम गेट खुलेगा। सोडियम गेट के कारण ही डीपोलराइजेशन। ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन को या रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। ठीक है। यस सर। इसके क्वेश्चंस बनाना बेटा आज, वरना आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस बनाना आज, और मैं जैसा लिखा हूं ना, ये जो है इसको अगर आप लिख लिए हो तो आपसे मैक्सिमम मान के चलो 90% क्वेश्चन तो बन जाएगा, 100% तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, ऐसा झूठ फरेब बोलना ठीक नहीं है कि कहीं ना कहीं तो फंसेगा कोई भी। ठीक है, चलो। और Yes, एनसीईआरटी yes, का पूरे लाइन को आपको, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को पूरा लाइन टू लाइन आपको अच्छे से आज पढ़ना है। मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी आज नहीं पढ़ाया है ना, मैंने एक ही टॉपिक को बहुत देर तक समझाया है। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, आधा घंटा में पढ़ लो, चाहे 10 मिनट में पढ़ लो, चाहे 1 घंटा लगे, और उसके क्वेश्चन आज के आज ही बना लेना। ठीक है, तो ये यस सर। क्लियर होगा, वरना मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन बाद आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, आप फिर से मेरे से पूछ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ होगा तभी मैं समझा Yes, रहा sir. हूँ कि ऐसा करना है आज। सर, ठीक है, मेरे पास एक डाउट है।